ओके, तो ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूला हो गया जिस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। रिवाइज नाउ। अब इसमें एक क्वेश्चन हो गया कि ए नॉट, जैसे कि एक ग्राफ दिया हुआ है, ए गिव्स आउट बी और सी। ए नॉट गिवन टू बी 1.5 मोलर और K2 इक्वल टू 2K1। मतलब K1 1 है तो K2 2 है, तो ये 1:3 के रेशियो में डिवाइड होगा ना। मतलब B एट एनी टाइम बाई C एट एनी टाइम कौन सा रेशियो आएगा? 1:2 का। 1 मोल B का तो C का 2 मोल। तो एट द एंड जब A पूरा डिकम्पोज होगा तो B और C कितने होंगे? B आफ्टर इन्फिनाइट टाइम कितना आएगा? वही 1.5 मोल 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा ना, तो ये 1 मोल आएगा। हाँ, और C कितना आ जाएगा? नहीं, ये 1:5, तो ये 0.5 आएगा ना, और ये 1 मोल आएगा। ये होगा ना 1:3 के रेशियो में। 1:2 है, मतलब 1 मोल इसका तो 2 मोल इसका। 3 में 1 मोल B का 2 मोल C का, तो 1.5 का रेशियो कितना आ गई है ना। इसका ग्राफ कैसा होगा? वही ग्राफ दिखा हुआ। ए का ग्राफ तो एक्सपोनेंशियल है। एटी कितना था? ए नॉट ई रेस टू माइनस के इक्विवेलेंट टू टी। ये तो जो है सो है। अब B कहाँ पे जाके एंड करेगा? 0 से दोनों स्टार्ट होंगे। मान लो ये 1.5 है तो ये 1 पे होगा, दूसरा 0.5 पे होगा। तो B का एंडिंग पॉइंट 0.5 है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ वो भी है, बट 0.5 पे जाके इधर जाएगा। और C कहाँ पे जा रहा है? C जाएगा 1 मोलार पे। C नेवर टचेस, यही होगा ना, उसके पैरेलल होता चला जाएगा। और ये A का था, तो ये ग्राफ नहीं किया था शायद, यहाँ तक हो गया। अभी देख लो, कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर? हाँ, बिगनर्स बॉक्स 3। बिगनर्स बॉक्स 3 करो तो 3 देखे कहाँ पर है। बिगनर्स बॉक्स 3 स्टार्ट करो। 5 मिनट में हो जाना चाहिए, शायद दोनों ने कल 5 मिनट के आसपास में कर लिया था। यूनिट 8। बिगनर्स बॉक्स 4 करना है। बिगनर्स बॉक्स 4 में करो, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दो, रेस्ट ऑल करो। इसमें वो क्वेश्चन भी है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्लोएस्ट स्टेप का मॉलिक्युलरिटी ले लो। वो रिएक्टेंट के टर्म में है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसको प्रोडक्ट के टर्म में लेकर आओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन लीव एंड रेस्ट जल्दी से कर दो, 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ओके, करो। हाँ सुबह बोलो। सर एक जनरल पैरेलल रिएक्शन मतलब ए गोज टू NB1 एंड MC, NB एंड MC, हाँ हाँ उसमें हमने सिर्फ परसेंटेज B और C का हमने मॉडिफाइड वर्जन लिखा था। हाँ तो हाँ हमको हर फॉर्मूला में मॉडिफाई करना है, मतलब K1 को NK1 डालना है और K2 को MK2 डालना है फॉर्मूला में। हाँ, वैसे वही है जो स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन वही दिया ना कि N 2 3 4 3 रहेगा, तो इसी तरह हर जगह आएगा।
तो मतलब के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन के वन प्लस एम के टू, ऐसा लिख सकते हैं हाँ जनरल वैसे हो के लिए। जाएगा। राइट, इसे एक बार करके बता देता हूँ, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बिजनेस कॉस्ट 4। ओके सर, थैंक यू। ओके शुभम। हुआ क्वेश्चन नंबर 1, वन डन किसी का? किया था डायरेक्ट मैंने, N2O2 K2 इंटू N2O2 आएगा है ना, और N2O2 उसको इक्विलिब्रियम के थ्रू लिख दो, कितना होगा K इक्विलिब्रियम N2O2 बाई NO का स्क्वायर, फिर N2O2 को वहां रिप्लेस किया था। तो फर्स्ट में एक बार रिकॉल करा दूं क्या है, ताकि तुम लोग को भूल गए तो याद रहे। फर्स्ट में क्या हो गया, K इंटू ये कौन सा है, K2 इंटू N2O2 और O2। अब देखो क्या दोनों रिएक्टेंट है क्या? नहीं, O2 रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो कहां से आएगा K इक्विलिब्रियम इक्वल टू फर्स्ट रिएक्शन N2O2 बाई NO स्क्वायर, यही है ना। अब K इक्विलिब्रियम क्या होगा, K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड, दिया हुआ है हाँ, K1 बाई K बैकवर्ड K -1 करके लिखा हुआ इनवर्स N2O2 बाई NO स्क्वायर। तो N2O2 को यहाँ से रिप्लेस करके लाओ, फिर K2 इंटू K1 बाई K1 इनवर्स, यही हुआ ना, और ये होगा N1 स्क्वायर इंटू O2। तो ये K इक्विलिब्रियम एक न्यू कांस्टेंट K हो गया, और NO स्क्वायर, तो ऑर्डर क्या होगा 3। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO2, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2 -1 बल्कि 1, यही है ना, देख लो तो। और K का वैल्यू इतना होगा N2O2 और N2O2 का वैल्यू K इंटू NO स्क्वायर है, ठीक है यही होगा। अच्छा तो उसने सिर्फ यही पूछा है K का वैल्यू क्या होगा, इसको K डैश NO स्क्वायर इंटू O2 ऐसे बताया था ना। क्लियर हुआ फर्स्ट बिजनेस पासपोर्ट? ओके क्लियर, ओके ठीक है, नेक्स्ट करो फिर। कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन 5, ओके सो हम गुड, तो पूरा कर ही लो तुम। हाँ, अच्छा मुझे लगा नहीं हो रहा होगा, करो।
ओके डन। हो गया सबका? हाँ, किसमें डाउट है बताओ? एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, उसको करके आओगे। इतना हो गया ना? 1 to 6 में कोई डाउट है? 1 to 6 कितना लोग का हो गया आंसर? 1 to 6 डन। थर्ड डाउट ओनली, थर्ड 1 to 3। उसने क्या बताया कि 2NO2 plus O3 gives out N2O5 or O2. The reaction of nitrogen dioxide and ozone represented in the first order, NO2 का पावर 1 और O3 का पावर 1 रहना चाहिए और O2 से 0 होना चाहिए। तो किस में ऐसा आ रहा है? कौन सा मैकेनिज्म इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि रेट क्या आना चाहिए? K इंटू NO2 का पावर 1, O3 का पावर 1 और O2 का पावर 0। तो किससे आ रहा है? तो मैकेनिज्म 1 की बात करें हम लोग, मैकेनिज्म 1, इससे रेट क्या आ रहा है? K इंटू NO2 इंटू O3। ये दोनों रिएक्टेंट है क्या? वो देखो, हाँ दोनों रिएक्टेंट है। तो ठीक है, ये इससे आ जा रहा है। और मैकेनिज्म 2 से रिएक्टेंट आ रहा है तो वहीं पे छोड़ दो, और कोई इंटरमीडिएट आया तो उसे चेंज करना होगा। मैकेनिज्म 2 में जाएंगे तो आर का वैल्यू क्या होगा? K इंटू NO2 इंटू O, यही होगा ना? अब यहाँ पे एक ये इंटरमीडिएट है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो वो कितना होगा? K इक्विलिब्रियम इक्वल टू O3 इंटू O2 इंटू O बाई O3। O का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा K इंटू एक न्यू कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे क्या होगा? O3 बाई O2 और NO2। हाँ, तो इससे तो O2 भी इन्वॉल्व हो जा रहा है ना, K डैश NO2 O3 O2 रेस टू -1, यही है ना? ओके, तो ये नहीं होगा, तो मैं ये फर्स्ट मैकेनिज्म से ही हो रहा है। पूछा कौन सा मैकेनिज्म से ही हो सकता है? क्लियर सबको? हाँ, बस यही था। और किस में डाउट है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड में केवल डाउट था अनुष्का, फोर्थ एंड फिफ्थ में डाउट है। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स पार्शियल ऑर्डर और नॉट टोटल ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? तो टोटल ऑर्डर 1 आना चाहिए। 1.3 1.7 हो सकता है, दोनों 0.5 0.5 हो सकते हैं, या 2 और -1 भी हो सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अनुष्का तुम्हें डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में? ओके, 4 एंड 5 देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी तो बताया, सेम वे में करूँ ऐसा? क्वेश्चन नंबर 1 भी बताया, 3 भी बता दिया, 4 देखो तो आंसर आ रहा है क्या? अभी फोर्थ अटेम्प्ट करके बताओ आ रहा है क्या आंसर? हाँ अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जो किया एक ही जैसा है ना, तो फोर्थ तो आएगा ही क्वेश्चन। फोर्थ में क्या लिख दोगे? के इंटू स्लो कौन सा है? ए इंटू B2 लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो देंगे ही, मिस मत कर जाओ। के इंटू, ये IIT में भी कई बार आया हुआ, A इंटू B2 ऐसे हुआ है ना, बट ये A इंटरमीडिएट है, A2 और B2 रिएक्टेंट है ना, तो A को हटाना पड़ेगा कहाँ से? के इक्विलिब्रियम कितना होगा? A² बाई A2। अब यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा K इंटू यहाँ पे रूट के इक्विलिब्रियम इंटू A2, और B2 बाहर चला गया, तो क्या हो गया? एक न्यू कांस्टेंट K डैश। मतलब ये क्वेश्चन तो आता ही रहता है हमेशा, इसलिए बता दिया। सेम उसी पैटर्न पे, बट आते रहता है। तो ऑर्डर कितना होगा? 3/2 ना? हाँ सोच लो।
आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ में डाउट आ रहा है ना। For the reaction A plus B gives us the variation of concentration of the product given by the curve. For the reaction the variation of concentration, उसने तो ये बताया नहीं ऑर्डर कौन सा है ना। ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन विद द टाइम कहा जाता है। जीरो ऑर्डर रहेगा तो लीनियर रहेगा। वेरिएशन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, हाँ बट वो भी एक्स से मालूम चल रहा है ना कि एक्स से जो रिएक्टेंट एक दिखा रहा है वो बाकी तीन प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वो डब्ल्यू एक्स एंड वाई। नहीं प्रोडक्ट का ही पूछ रहा है तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज तो नहीं हो सकता, इंक्रीज ही होगा। फिर पहले इंक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट भी वो सिक्वेंशियल रिएक्शन होता है। एक्स नहीं हो सकता केवल लगातार डिक्रीज नहीं हो सकता फिफ्थ में, और इंक्रीज होकर डिक्रीज नहीं हो सकता। तब दो ही बचा तुम्हारे पास जेड और वाई है ना। तो जीरो ऑर्डर होता तो जेड होता, फर्स्ट ऑर्डर होता तो वाई होता, मैक्सिमम पे जाके रुक जाएगा। जीरो ऑर्डर आ जाता तो कंसंट्रेशन क्या था, लीनियरली बढ़ता था ना, v इक्वल टू 80, v इक्वल टू v नॉट प्लस 80। यहाँ पे वो मिसिंग है वो लिख देंगे फर्स्ट ऑर्डर करके। हाँ तो मान के चलो कि फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है। इन जनरल कई जगह बुक में मिस कर जाएंगे बट सारे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के ही मिलेंगे, तो थोड़ा मिसिंग हो गया इनका पार्ट फर्स्ट ऑर्डर करके। सिक्स तो आ गया होगा, सेवन थोड़ा टाइम ले सकता है तो चलो सॉल्व कर लेना, पहले थियरी ओवर करो सबसे जरूरी है ताकि कल कर पाओ पूरा। ओके अब इसने बोला N1 K1 और N2 K2 कहाँ कहाँ पे चेंज होगा, तो किसने पूछा था, शुभम। शुभम एक बार खुद से सोच के आओ कहाँ कहाँ पे चेंज होगा, नहीं तो उसको नेक्स्ट टाइम करते हैं, पहले आज थियरी ओवर कर ले पूरा, नहीं तो उसको क्वेश्चन का फॉर्म करेंगे फिर। ओके अब सीरीज और कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, अब इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पैरेलल से तो दो तीन क्वेश्चन रहेंगे राइट, बट इससे लर्निंग वाला है क्योंकि इसका इतना बड़ा डेरिवेशन भी तुम नहीं कर सकते। मान लो ए से बी ना, बी बना फर्स्ट ऑर्डर, बी से सी भी आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर, ए से मान लो कि 90% ये बचा और ये 10% हो गया। अब इसी से कुछ बनेगा तो हो सकता है 1% बने, तो धीरे धीरे इसका रेट क्या होगा, बी का रेट बढ़ते जाएगा प्रोडक्ट, सी का भी रेट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ेगा, फाइनली बी किसी समय कांस्टेंट भी आएगा, तो बी का मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता है, बस वही है। अब बी का मैक्सिमम किस टाइम पे होगा वो पूछ लेता है, बस दो फॉर्मूले पूछेंगे, नहीं तो इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद नहीं करते होते हैं तो ये पूछता भी नहीं आईटी में। बट अभी टेस्ट में तो एक क्वेश्चन देंगे ही इससे, ये फॉर्मूला अभी तो लर्न करना ही है। माइनस डी ए बाई डी टी कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर है, तो के वन इंटू ए दिया हुआ है नोट्स में, नोट्स मैंने भेज दिया था पूरा, हाँ कल ही भेज दिया था। के वन इंटू ए हो गया ना, अब देखो हाँ कल कर दिया था राइट। और डीबी बाई डी टी, डाउट इन क्वेश्चन नंबर 7 में, अब डाउट कर लेंगे एक बार करके आओ हो जाएगा, रिवाइज करके एक बार क्वेश्चन करोगे तो होगा। कल तो पूरा डाउट लेक्चर ही रखेंगे ना, आज सिलेबस ओवर करते हैं। के वन ए डीबी बाई डी टी किस रेट से आएगा, उसका दो हो गया, एक कुछ रेट से फॉर्म हो रहा है, के वन इंटू एक रेट से फॉर्म होगा और के टू इंटू बी के रेट से वो डिकम्पोज होगा। और डीसी बाई डी टी की बात करें तो कितना होता, वो तो फॉर्म ही होगा किस रेट से, के टू इंटू बी, ऐसे तो तुम्हें ए बी सी तीनों का कंसंट्रेशन बनाना है राइट। तो ये इक्वेशन तक किया हुआ है तुम्हारा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सॉल्व किया हुआ। AT इक्वल टू व्हाट, ए नॉट ई रेस टू माइनस K1 प्लस K2T, ऐसे ना। ओके एक तो ये हो गया, और दूसरे में करें हम लोग तो इसको जब हम लोग करेंगे dB बाई dt वाले को, तो कितना आ जाएगा, dB बाई dt प्लस K2B इक्वल टू K1A। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है तो मैं बाद में बताया जाता
है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके होगा, बट यहाँ पे दिया हुआ कि E इंटू के टी इंटू टी इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, नोट्स में देखो। फिर उसको इंटीग्रेट किया, फिर फाइनली एक वैल्यू आ गया B और इसका, तो B का वैल्यू कितना आ गया इसको सॉल्व करने पे, तो तुम्हें एंड रिजल्ट लर्न करना है, राइट। नेक्स्ट पेज पे जाओगे, K1 इंटू ए नॉट बाई वॉट, K2 माइनस K1, यही हुआ ना, और E रेस टू माइनस K1T माइनस E रेस टू माइनस K2T, ऐसे। अब बताओ किस टाइम पे ये मैक्सिमम होगा, फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम dy by dx इक्वल टू 0 ना, फॉर b टू बी मैक्सिमम dv by dt को 0 कर दें, नोट्स में देखो, इसको इंटीग्रेट करके 0 किया तो वो t मैक्स आ गया कि किस टाइम पे होगा वो, राइट। t मैक्स का वैल्यू आ गया ln 1/k2 माइनस k1 ln k1 by k2, ये सब लर्न कर लेना, राइट। फिर c का भी डिराइव किया उसने, एक इक्वेशन देखो, करेक्ट। ए बी सी तीनों आ गया, तो तुम्हें ये अपने इसमें भी डिराइव किया हुआ था, भी देख रहा था ना वहाँ पे बिजनेस बॉक्स 3 में, हाँ 4 कर रहे थे ना, 4 का जस्ट पास था मिसलेनियस रिएक्शन, उसमें देखो पेज नंबर 191 पे दिया हुआ पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसने ए बी सी तीनों लिख दिया वो। रिवर्सल वाला हम लोग कर चुके हैं, पैरेलल कर चुके हैं ना, तो पैरेलल इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंशियल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें तुम्हें बहुत सारे वैल्यू लर्न करने पड़ते हैं, राइट। ओके, यहाँ बी और सी आया हुआ वो वैल्यू देखो, एक कर्व है, कहीं वो ग्राफ कहीं पूछ लिया तो पूछ लिया, वो देख लो dv by dt, हाँ ओनली K1 आएगा एट मेन, एट मेन ये सारे किसका बोल लो, एट मेन मतलब अच्छा ठीक है, वही क्वेश्चन सब दिया हो उसको देख लो, लिखने में कहीं कुछ हुआ हो तो जो पीडीएफ है ना उससे पढ़ो, पीडीएफ में सबका फॉर्मूले दे दिया हुआ, राइट। अब ग्राफ समझो कैसे कैसे हो गया, ये ए का ग्राफ क्या होगा, तो फिक्स होगा एक्सपोनेंशियल नीचे जाना ही, टच नहीं कर सकते, ये ए एट एनी टाइम टी है। अब बी का तुम्हें मालूम है कि एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंचता है, राइट, और वहां से वो नीचे आना जाता है, तो वही बी मैक्सिमम पूछता है ना किस टाइम पे होगा, बी एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा और वो यहाँ से इसके पैरेलल होते चला जाएगा इस तरह से, राइट। अब सी क्या होगा, वो तुम्हारा प्रोडक्ट है तो इधर से जाके ऐसे कुछ जाएगा, क्लियर, ये बी का होगा, ये सी का कर्व होगा। अब K2 का वैल्यू ग्रेटर है, इफ K2 इज ग्रेटर देन K1, मतलब A से B, B से C, तो ये K1 और ये K2 है, इसका वैल्यू ग्रेटर है, तो ये मान लो जिस रेट से बना उससे फास्ट रेट से डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा, मतलब बी ऑलमोस्ट जल्दी जल्दी डिकम्पोज होने लगेगा, तो बी का वैल्यू मैक्सिमम कोई ज्यादा बढ़ ही नहीं पाएगा, राइट। तो K2 बहुत ज्यादा हो गया तब तो बी बड़ा नहीं कि चला गया उधर, तो बी बहुत कम कंसेंट्रेशन पे रह जाएगा, तो देखो उसका ग्राफ क्या किया गया, यदि K2 का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू K1, तो ए तो अपना एज इट इज इधर गया, बट बी का क्या होगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा इस तरह से और फिर वो इस तरह से निकल जाएगा, राइट। और सी क्या होगा, वो ऊपर क्यों निकलते चला जाएगा, इसी तरह से, है ना। तो ये 3 ग्राफ हो गए कि कैसे करना है, क्लियर। इन जनरल ये ग्राफ नोट करने लायक है कि बी एक मैक्सिमम पॉइंट पर आता है, इसी की हम लोग बात करते हैं कि बी मैक्स क्या है, टी मैक्स क्या है, कभी आया तो ये दे सकता है। अब इस पे क्वेश्चन शायद बुकलेट में नहीं है कंसेक्यूटिव के, बट अवस्थी में मिल जाएंगे तुम्हें,
ओके। हाँ, अब यहाँ से आरएनए के इक्वेशन करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है बहुत। एक और है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कि जब डीवी बाई डी टी जीरो कब होगा, मतलब जिस रेट से बने, है ना, जिस रेट से बने उसी रेट से डिकम्पोज हो, तो बी का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होगा ना। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मतलब उसमें स्टेडी है, बी का कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, 3 मोलर का 3 मोलर, जितना बी बना नहीं कितना डिकम्पोज हो गया। K1A माइनस K2B है, राइट, इसको जीरो कर दो, तो उस सिस्टम में क्या होगा, जिस रेट से बना उस रेट से डिकम्पोज हो गया। तो इस पे रेडियो एक्टिविटी में कोई कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ तो नहीं देंगे, रेडियो एक्टिविटी में इस क्वेश्चन का यूज करेंगे। ओके, ये हो गया पैरेलल, सीक्वेंशियल, ये सब केवल फॉर्मूला लर्न कर लेना। ना हम लोग जा रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट वो 3-4 पेज के बाद दिया हुआ, राइट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना, फॉर ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये एक स्टेटमेंट है कि रेट इंक्रीजेस 2 to 3 times, राइट। तो रेट मतलब क्या होता है, के इंटू ए रेस टू एन। तो टेम्परेचर इंक्रीज, कंसंट्रेशन से रेट कैसे वेरी करेगा ये पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर वाला पार्ट कर दिया। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ रहा होगा, के ही बढ़ रहा होगा ना, उसको हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। वैसे इसका एक्सेप्शन भी है कि जरूरी नहीं कि बढ़े ही, कोई कोई डिक्रीज भी होता है, बट वो एक्सेप्शन है, इन जनरल बढ़ ही जाता है। के टी प्लस 10 बाई के टी, इसका वैल्यू कितना लोगे, 2 to 3, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब के एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और के एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जनरली इसको मेजर करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो के एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड से के एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 to 3 आ जाता है। ओके, हाँ 25 से 35 डिग्री पे इतना आ जाता है। तो टेम्परेचर, इफ टीसी इज नॉट गिवन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कंसिडर इट टू बी 2, इसको 2 मान के चलो। अब क्वेश्चन हो गया कि टेम्परेचर मान लो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री चला गया, ये 75 पे ज्यादा पड़ जाएगा, 35 45 डिग्री चला गया, तो रेट इंक्रीजेज बाई व्हाट, हीट करके कितना पे ले जाओगे, तुम्हें देखना होगा के कितना टाइम बढ़ गया, के 45 बाई के 25 कितना होता है, राइट। आंसर आ गया, हाँ 4 होगा करेक्ट। के 45 बाई के 35, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और के 35 बाई के 25 कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4। ये क्वेश्चन नोट कर लो, टेम्परेचर 25 से 45 हो गया तो रेट इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स। एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में दिया हुआ है, देख लो क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू इक्वल टू, तो मुझे ये बताओ 5 डिग्री से इंक्रीज होगा तो कितना से रेट जाएगा, रेट इंक्रीजेज बाई, हाँ ये बताओ।
5 डिग्री से इंक्रीज किया तो रेट इंक्रीजेस बाई व्हाट? 10 डिग्री से इंक्रीज करने पर रेट डबल हो जा रहा है, 5 डिग्री से इंक्रीज करने पे कौन बताएगा? ट्वेंटी फाइव से 30 किया गया। अच्छा, इसको अलग पेज पे लिख दूं, नहीं समझ में आया। 25 डिग्री से 30 डिग्री लेगा, TC 2 है, तो रेट इंक्रीजेस बाई, कल आंसर केवल अरहम ने दिया था, तुरंत दिया था, विद इन नो टाइम। हाँ, तो कल के पूरे बैच में केवल उसने आंसर दिया था, विद इन 1 मिनट दे भी दिया, बाकी लोग का बात तक नहीं आया था, तो तुम लोग भी थोड़ा सोच के बताओ मुझे। टेम्परेचर कोएफिशिएंट KT प्लस 10 बाई KT जो था, ये था ना, KT प्लस 10 बाई KT, मतलब रेशियो जब वो 10 डिग्री से इंक्रीज करोगे तो रेट डबल हो जा रहा है, इसका मतलब 5 डिग्री से इंक्रीज करेंगे तो रेट कितना टाइम होगा? सब अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं, लग रहा है कल सोनी से अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ तो आंसर आया, सोनी, अनुष्का, ये अटेम्प्ट हो गए, श्लोक, सोहम, इतने लोगों ने अटेम्प्ट किया। अनुष्का, एक मिनट, हाँ बोलो, हाँ अनुष्का बताओ। टीसी हमें हमेशा 2 लेना है कि मतलब 3 कब होगा? 2 to 3 होता है, कभी 2.5, 1.75, 3 भी होता है, 0.5 भी होता है, बट नहीं दिया रहा तो 2 ले लो। सो हम सेम स्टिल हम, शुभम ने भी आंसर दे दिया, आर्यन ने भी आंसर दे दिया, चिन्मय ने भी आंसर दे दिया, ओके, बट आंसर किसी का भी करेक्ट नहीं है पूरे बैच में। ये बोला ना, कल के बैच में कल अरहम आंसर दे पाया था, स्टिल नो करेक्ट आंसर। नो, 1 मिनट और मैं देखूंगा, 12 हो रहा है, 12 तक शायद तुम लोग बैच में कोई कर ही दे। Done. No answer from your batch. Okay.
पूरा चेक कर लिया, किसी का आंसर नहीं। मतलब 10 डिग्री इंक्रीज करने पर रेट डबल हो रहा है, तो 1 डिग्री चेंज करने से कितना होगा? मोस्टली आंसर सबने दिया है कि 1 टाइम मतलब से रिमेन सेम नहीं, टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ा तो रेट बढ़ेगा। वो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। ये के इक्विलिब्रियम नहीं है, जो हीट करने पे के इक्विलिब्रियम क्या होता है, एंडोथर्मिक का बढ़ता था और एक्सोथर्मिक को हीट करने पे के इक्विलिब्रियम डिक्रीज होता था, क्योंकि वो रेशियो था के बाई के बी का। और ये क्या है, के है, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक, रेट बढ़ना ही बढ़ना है। इसीलिए कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो, चाहे प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक को, हीट करके ही करते हैं हम लोग, राइट। तो तुम 1 डिग्री से इंक्रीज करोगे तो भी रेट बढ़ेगा, 2 डिग्री से करोगे तो भी बढ़ेगा, बट कितना टाइम? नहीं है आंसर किसी का, ठीक है। कर लें। नो सोहम, नो सोनिश, देखो तो के टी, एक और आंसर किसने दिया, आर्यन 1.1 1.5 2 टाइम्स यही आंसर सब है, तो नहीं आ रहा है आंसर। नो श्लोक, मतलब के टी प्लस 10 बाई के टी इक्वल टू 2 ln 5, आदित्य 1.2, नो, स्टिल यू पीपल आर अटेम्प्टिंग। चलो जरा टाइम पास नहीं करते हैं, चलो एक क्वेश्चन से नहीं होता, हुआ चाहे नहीं हुआ उस समय अवॉइड, एक बार में ही हो जाए क्वेश्चन वो जरूरी नहीं है, उसी से में हो जाए वो भी जरूरी नहीं। आईआईटी के लिए जरूरी है कि एक बार समझ में आ गया, एग्जाम में करके आ जाओ, बस वो जरूरी है। इट विल बी, इसको 5 डिग्री के ब्लॉक में तोड़ दिया, तो ईच 5 डिग्री के लिए कितना होगा, √2 टाइम्स ना, इंक्रीजेस बाई √2। अब ये हो गया के टी प्लस 1 बाई के टी विल बी व्हाट, 1 डिग्री से इंक्रीज करोगे तो कितना से इंक्रीज होगा? हाँ सोनिस, गुड, सोनिस का करेक्ट है। हाँ शुभम करेक्ट। सो हम थोड़ा के लिए मिस कर रहे हो, आर्यन करेक्ट है। चार आंसर करेक्ट आ गए, आर्यन पवार, सोहम पवार, सोनिस, शुभम, ये चार है, ठीक है। 2⁻1/10 के टी प्लस 10 बाई के टी प्लस 9, इसको 1 डिग्री चेंज हो गया है ना, ये भी 1 डिग्री का चेंज है, के टी प्लस 9 बाई के टी प्लस 8, राइट, इनटू व्हाट, यहाँ पे के टी प्लस 8 बाई के टी प्लस 7, ऐसे हुआ ना, इनटू ये कितना होगा, के टी प्लस 1 बाई के टी इक्वल टू 2, तो सबको 1 मान लो, x रेस टू 10 इक्वल टू 2, x का वैल्यू क्या होगा
2/1/10 ऐसे है ना, ये आएगा 2/1/10। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्या KT2/KT1 इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट जैसे 2 रेज टू T2 माइनस T1/10। इससे सारा हो जा रहा है क्या? 1 डिग्री रेज के लिए कितना होता है? T2 माइनस T1 1/10, 2/1/10। 5 डिग्री के लिए कितना होता? 2/5/10। ये इसको नोट कर लो, ये नहीं दिया हुआ नोट्स में या बुकलेट में। ये फॉर्मूला से हो जाएगा ना, कोई भी क्वेश्चन जितना अभी किया हम लोगों ने, कि 20 डिग्री इंक्रीज तो कितना हो जाता है? 2/20/10 मतलब 4 ना। मतलब मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, टेम्परेचर चेंज हो गया कुछ 50 डिग्री से 75 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इक्वल टू 2, रेट इंक्रीजेस बाय कितना होगा? TC इक्वल टू 3, तो रेट इंक्रीजेस बाय, ऐसा क्वेश्चन। पहले का आंसर ऐसे नोट कर लो। टू रेस टू 5/2 ओके। टू रेस टू 5/2, 3/5/2 ओके करेक्ट। अभी सबको क्लियर हुआ? ओके ये हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीजेस बाय 2 टेम्परेचर कितना हो गया? 25/10 2.5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4√2 ना। और ये कितना होगा? ये भी 3 इंटू 3 इंटू √3 मतलब 9√3, यही हुआ ना। 2 इंटू 2.5 तो उसको 2 इंटू 2 इंटू 0.5 डिग्री के लिए √2 था, 4√2 इस फॉर्मूला को पुट करके। सबको क्लियर हो गया ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? आंसर से तो लग रहा है सबने ऑलमोस्ट आंसर भी दिया। ठीक है ओके क्लियर। ठीक है ये ले क्वेश्चन नोट कर लिए। नेक्स्ट करें। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट करके दिया हुआ है, देखो तो क्या क्या देगा उससे। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ेगा? क्या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इसको जेड लिखे। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यही है ना। नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम।
तो जेड किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्पीड के ना। मतलब एक सेट मतलब कि एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के ऊपर वॉल्यूम में इमेजिन करो, 1 सेकंड में कितने कॉलिजन हो रहे हैं? 1 लाख कॉलिजन हो रहे हैं सपोज। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से वो कॉलिजन 2 लाख होने स्टार्ट हो जाएंगे क्या? तभी तो रेट डबल होगा ना। कॉलिजन मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कोलाइड करेंगे वही प्रोडक्ट बनाएंगे। जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जैसे H2 प्लस I2 HI है, तो H2 I2 से रिएक्ट करेगा तो ही बनेगा। तो हो सकता है कि बहुत सारे कॉलिजन तुरंत होने लगे तो हो रहा होगा। तो लोगों ने सोचा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी से है क्या? तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा? जो मॉलिक्यूल किस स्पीड से जा रहे हैं। यदि स्पीड जा रहा था तेजी से एक दूसरे से टकराएंगे। स्पीड किसके प्रोपोर्शनल था? CRMS √3 RT/m। √3 था ना। तो Z at 310 केल्विन और Z by 300 केल्विन, मतलब 10 डिग्री इंक्रीज से इस पे कितना फर्क पड़ जाएगा? 310 by 300, ये 1.015 आएगा। ऑलमोस्ट 1.5% इंक्रीज। डबल तो नहीं हुआ ना। तो आखिर क्या फैक्टर है इससे डबल हो जा रहा है 10 डिग्री पे? राइट। तो डबल क्यों हो रहा है? हाँ, यू एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो आर्हेनियस थियरी ने क्या बताया? आर्हेनियस ने एक्सप्लेनेशन दिया कि आखिर ये क्यों हो रहा है। उसने बताया था कि कुछ मॉलिक्यूल हाईली एनर्जेटिक है जो प्रोडक्ट बना सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे एक्टिव मॉलिक्यूल। और कुछ मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बनाने की एनर्जी नहीं रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव मॉलिक्यूल। पैसिव मॉलिक्यूल और एक्टिव मॉलिक्यूल में क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। ये सब को थियरी के एक बार बुकलेट से भी पढ़ लेना, केवल थियरी ही है सब, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहेगा। ये क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इसमें ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, इसके पास लेस देन थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड मतलब टू फॉर्म द प्रोडक्ट है ना। और इसके पास क्या होगा? ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, एक मिनिमम एनर्जी है जिसके बाद वो, जैसे दो मान लो मॉलिक्यूल स्ट्राइक किए हैं और एनर्जी 40 जूल है, उनकी एनर्जी हाई एनर्जी वाली है, 40 जूल वाली है, तो वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बट दो स्लो मूविंग मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक करेंगे, वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो पैसिव मॉलिक्यूल होता है, कुछ एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। जैसे तुम लोग के बैच में देखा जाए तो मान लो 10% ऑफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 200, तो वो IIT के लिए एक्टिव मॉलिक्यूल है ना। हम लोग बोलेंगे 10% एक्टिव है और 90% पैसिव पे है, उनका मार्क्स 200 से कम हो जा रहा है, राइट। 200 से ऊपर वाले गारंटीड है कि वो IIT में चलेंगे जाएंगे। तो यहाँ पे 200 मार्क्स और 200 से लेस और 200 से ग्रेटर की बात उठ रही है। वैसे ये एग्जांपल है, नहीं तो 170 मार्क्स भी बहुत है। तो अब मान लो पैसिव मॉलिक्यूल और एक्टिव मॉलिक्यूल में इक्विलिब्रियम है। कभी कोई एक्टिव मॉलिक्यूल पैसिव बन जा रहा है और पैसिव मॉलिक्यूल एक्टिव बन जा रहा है। यही हो रहा है ना। पैसिव की एनर्जी बढ़ जा रही है। अब कोई बच्चा पढ़ने लगा अचानक 8-8 घंटे, अब उसका भी मार्क्स 170 200 आने लगा। कोई एक्टिव मॉलिक्यूल था, पहले रोज 10 घंटे पढ़ता था, अब उसने पढ़ाई कम कर दी है ना, 4-5 घंटे पढ़ने लगा, उसका मार्क्स 140-150 में आ जाएगा, फिर वो तो पैसिव बन गया। यहाँ भी पैसिव और एक्टिव, एक्टिव मतलब हाई स्पीड से मॉलिक्यूल जा रहा है, कोलाइड किया, तो पैसिव मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, एक्टिव वहीं पर रह जाएगा। तो ये सबको बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व में गैसियस स्टेट में किया था उन्होंने, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, राइट। एक्टिव मॉलिक्यूल ये क्या होता है? फॉर्म प्रोडक्ट ना, हाईली एनर्जेटिक। तो जो 10% है वही IIT में जा रहा है, 90% नहीं है। बट उनको यदि एक्टिव बना दिया जाए, किसी तरह स्टडी आवर्स उनकी बढ़ा दी जाए, तो उनका भी IIT में सिलेक्शन हो जाएगा। यही तो है। तो कितना पुश करना वो देखना पड़ता है। तो इसके लिए उसने एक कर्व बताया, एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व, वो देखते हैं वो। अच्छा, पहले उसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं इस पार्ट को देखने से पहले। और इसमें क्या हो गया, जैसे आर्हेनियस इक्वेशन है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कितना बड़ा हुआ नोट कर लो। ऐसा आता नहीं है, कभी आया तो 10% से कितना इंक्रीज होगा, ये वाला पार्ट नोट करो। इंटरेस्टिंग थियरी है, NCERT से भी पढ़ सकते हो, बुकलेट से भी।
आरएनएस थियरी का थियोरेटिकल पार्ट पहले करते हैं, जो क्वेश्चन आने वाले वो पहले कर लेते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट वही नोट्स में पहले दिया हुआ है, न्यूमेरिकल पार्ट है ना। ओके डन। अब देखो आर्हेनियस इक्वेशन क्या हो गया, लिखा हुआ वहां पे आर्हेनियस इक्वेशन। उसमें रेट कांस्टेंट के का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसका यूज हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी किया है। रेट कांस्टेंट के इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, ऐसे दिया हुआ ना। ई ए क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल से पहले है ना। तो ए और ये क्या लिखा हुआ है, आर्हेनियस पैरामीटर, नोट्स में देखो लिखा हुआ है ना आर्हेनियस पैरामीटर। ए क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल से पहले वाला फैक्टर है, तो इसका नेम क्या होगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। अब बताओ के कैसे बढ़ेगा, ये का वैल्यू छोटा कर दें हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दें, जीरो की ओर ले जाओ, तो के का वैल्यू इंक्रीज होगा ना, क्योंकि ई रेस टू माइनस समथिंग है। या टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करो, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, सोचो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ते गया, ये के क्या होगा, इंक्रीजेस ना, एट ये इक्वल टू जीरो और टी को इन्फिनिटी कर दिया जाए, इनफाइनाइट टेम्परेचर, तो के का वैल्यू मैक्सिमम पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, के टेंस टू के मैक्स, और उसका वैल्यू ए के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ये पूछेगा ही व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के मैक्स, तो जो ए होगा ना वही लिख देना, टी को इनफाइनाइट कर दो, ई रेस टू जीरो हो गया, मतलब 1 हो गया ना, के का वैल्यू ए आ जाएगा, तो मैक्सिमम ए आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। और ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी जो हो गया, मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जब टी का वैल्यू इनफाइनाइट कर दोगे तो जितने कॉलिजन होंगे सब इफेक्टिव होंगे, सबके सब प्रोडक्ट बनाएंगे, इसलिए के का वैल्यू मैक्सिमम पे आ जा रहा है तुम्हारा। ई ए का वैल्यू जीरो, टी टेंस टू जीरो, के इन्फिनिटी। अब ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी क्या हो गया, ये सबका इन डेप्थ मीनिंग है, बाद में करेंगे, अभी केवल न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं। ई का रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल हुआ ना, फ्रैक्शनल वैल्यू, राइट। अब ये एक क्वेश्चन आना ही, ग्राफ वाला, एल एन के इक्वल टू व्हाट, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, स्लोप पूछ लेता वो, और लॉग रखेंगे ई ए बाई 2.303 आर टी, ये दो इक्वेशन हो गया, राइट। एल एन के और एल एन ए 1/t क्या ग्राफ होगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा ना, tan थीटा का वैल्यू माइनस ई ए बाई आर, लॉग रहता तो माइनस ई ए बाई 2.303 आर। तो ये क्वेश्चन देंगे, स्लोप दे देंगे, tan थीटा का वैल्यू मान लो, क्वेश्चन दे दिया कि tan थीटा इज 135, ठीक है, tan थीटा 135, तो ई ए का वैल्यू क्या होगा, मतलब -1 हो गया ना, ये का वैल्यू आर आ जाएगा, आर मतलब 2 कैलोरी में, है ना, जूल में 8.314, एटमॉस्फेयर लीटर में 0.0821, ऐसा एक क्वेश्चन देना ही उन्हें, या कंपैरिजन करने को दे देंगे कि एल एन के इक्वल टू दिया रहेगा 5 माइनस समथिंग बाई ये कुछ वैल्यू दिया रहेगा,
उससे कंपेयर करो। जैसे ln k इक्वल टू 5 माइनस 2/t, तो क्या होगा वैल्यू? तो ln k इक्वल टू 5 दिया, ये क्वेश्चन देंगे तो 5 दे दिया, मतलब ln a 5 है, a का वैल्यू कितना होगा e⁵ और वहां दे दिया -2/t, मतलब EA/r इक्वल टू 2, माइनस EA/r इक्वल टू 2, तो EA का वैल्यू उधर से आ जाएगा कुछ। ऐसा क्वेश्चन आने दो, बुकलेट में होगा कहीं, तब देखेंगे हम। हाँ, ये ग्राफ देखो तो ग्राफ दिया हुआ, क्लियर हो गया सबको ये? ओके क्लियर। तो इसमें कुछ नोट करने लायक था नहीं, ये सब नोट्स थे, नोट्स में ये सब दिया हुआ है, ठीक है। उसको नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में दो अलग अलग टेम्परेचर पे दिया हुआ है, K1 एट T1 दिया हुआ है, तो K2 T2 पे है ना, तो क्या रिलेशन आएगा? मतलब 25 डिग्री पे K का वैल्यू दिया हुआ कुछ 20, तो 35 डिग्री पे K का क्या वैल्यू होगा? ऐसे ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी किया था, यहाँ भी कर सकते हैं। ln K1 कितना होगा? ln A माइनस EA/RT1। तो यहाँ ln A और EA दोनों टेम्परेचर से चेंज होगा, बट वो नेग्लेजिबल होगा, उसको अवॉइड कर रहे हैं। ए और ये दोनों चेंज होगा, बट वो चेंज अप्रिसिएबल नहीं होता, तो ए और ये को कांस्टेंट मान के चलेंगे, तभी सॉल्व कर सकते हैं। EA/RT2 ऐसे हुआ ना। अब ये दो इक्वेशन से क्या हो जाएगा? ln K2/K1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 1 इक्वल टू व्हाट? EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम में सेम एक्सप्रेशन किया था, ln वहां पे K इक्विलिब्रियम था, ln K इक्विलिब्रियम ln K2/K1 इक्वल टू वहां पे डेल्टा H आ गया था, EA/R 1/T1 माइनस 1/T2, यही था ना। हाँ, तो उसका ओरिजिन तो यही है, यहीं से सॉल्व आया था, वेंट ऑफ इक्वेशन, राइट? जो वेंट ऑफ इक्वेशन तो उससे किया था। तो ये आ जाएगा T1 पे K1 दिया हुआ है, तो T2 पे क्या होगा? E और R एक दूसरे को बैलेंस करेगा। यदि R कैलोरी में लोगे तो ये कैलोरी में ले लेना, R जूल में है तो ये जूल में है, R एटमॉस्फेयर लीटर है तो ये एटमॉस्फेयर लीटर है, यूनिट को मेंटेन करना, राइट? कितना आ गया ln K2/K1? हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या दिया हुआ है? ए और ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट हम लोग क्या लिखेंगे? उसको कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि अप्रिसिएबल चेंज नहीं होता, यही दिया हुआ है ना। अब लार्जर द वैल्यू ऑफ EA ग्रेटर द चेंज, ये तो इसी से मालूम चल रहा है, किसी का ये वैल्यू ग्रेटर हो गया तो क्या होगा? उसका K1 से K2 में रिलेशन अलग आएगा। यदि मान लो K1 2 था, तो 2 से किसी के लिए 5 जा रहा था, किसी का 2 से 7 चला जाएगा, इफ इसका EA ग्रेटर है तो, क्योंकि EA का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में है ना। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ EA मोर द चेंज, ये लिखा हुआ है नोट्स में देखो। K is more temperature sensitive in low temperature range। और क्या दिया? लार्जर द वैल्यू ऑफ EA ग्रेटर इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट, है ना। तो उसने बताया कि मान लो कि हम लोग 300 केल्विन पे K1 ले लो और 310 पे K2 ले लो, और एक में चेंज किया गया 280 से K1 और 280 से 290 कर दिया गया K2। तो किस में चेंज ज्यादा होगा? इसको K1 डैश K2 के डैश कर दे, राइट? सेकंड में ये तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गया यहाँ से, है ना, कि किस में तुम्हें दिख रहा है कि ज्यादा होगा, मैथमेटिक्स का यूज, और केमिस्ट्री यहाँ पे नहीं रहा। तो यही टेम्परेचर जितना छोटा लोगे उतना 10 डिग्री का रेंज बड़ा होते जाएगा ना, मतलब वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? ये सबको क्लियर हो रहा है? कि लोअर रेंज में जाओगे तो K2 डैश बाई K1 डैश बड़ा होगा, नहीं तो वैल्यू पुट करके देख लो 280/290, और यहाँ पे क्या होगा? डिनोमिनेटर में 300 और 310 है ना, तो छोटा पड़ जाएगा, राइट? यहाँ पे क्या होगा? K2 डैश बाई K1 डैश इज ग्रेटर देन K2/K1।
डिनोमिनेटर से कंपेयर कर लो, न्यूमरेटर तो 10 ही है, डिनोमिनेटर एक में 300 इंटू 310 आया, उसमें 280 इंटू 290 आया, जितना लोअर होगा उतना मतलब ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप मिल जाएंगे तुम्हें अवस्थित रेंज में। ओके ये कर लिया। नेक्स्ट पार्ट, हाँ अब थ्योरेटिकल पार्ट जो मैं बता रहा था कि क्या क्या है इसमें, राइट। अब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दिया हुआ है ए, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, के इक्वल टू, पहले तो ये एक्सप्रेशन ए ई रेस टू माइनस ए बाई आर टी है ना। ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये रिलेटेड टू क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, रिलेटेड टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मान लो कि कुछ 1 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड कोलाइड कर रहे हैं, बट प्रोडक्ट बन रहा है 25,000 ही, तो ए हो गया 1 लाख कोलिजन पर सेकंड, और ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी हो गया कितना, 25%, राइट। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू क्या दिखा रहा है, ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी फ्रैक्शनल है ना, तो ए इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ कोलिजन, राइट, रिलेटेड टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया, ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, having energy greater than threshold, जिसका थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगा, तो सारे मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं कर सकते। मान लो कि H2 और I2 कोलाइड कर रहा है, तो जैसे तुम कुछ भी चीज ब्रेक करने की कोशिश करो, तो जो हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल को तुम भेजोगे वो जाकर उसको ब्रेक करके ले आएगा, तोड़ देगा उधर। बट यदि लेस एनर्जेटिक, मान लो कि तुम मैंगोज ही तोड़ने के ट्राई कर रहे हो, है ना, कुछ स्टोन्स फेंकते हो, तो जो स्टोन एनर्जेटिक होगा वो जाके आम को तोड़ के लेके आएगा, राइट। बट जो लेस एनर्जेटिक होंगे वो जाकर स्ट्राइक करके उधर से लौट के आ जाएंगे, तो वो इनइफेक्टिव कोलिजन हो गया। इफेक्टिव कोलिजन क्या हो गया, जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, राइट। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, ए रिलेटेड टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी था। अब एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया कि मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को होना चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट बना पाए। ये कर्व थर्मोडायनेमिक्स में किया हुआ है हम लोग का, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये हो गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब इसको समझ लिया तो हो गया क्या है, राइट। ये मान लो कि डेल्टा एस नेगेटिव रखना है एक्सोथर्मिक, तो ग्राफ कैसे होगा, रिएक्टेंट वैसे ऊपर गया ट्रांजिशन स्टेट, फिर वो इधर से आ गया, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ये क्या है, एवरेज लेवल है कि एक एवरेज रिएक्टेंट की एनर्जी F/2 nRT होती है। मान लो कि वो 5 जूल है, एवरेज एनर्जी 5 जूल है। किसी मॉलिक्यूल का 6 जूल भी होगा, किसी का 7 जूल भी होगा, 8 जूल भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, ऐसा सब होंगे ना। सब मॉलिक्यूल का अलग होगा, किसी का कम भी होगा, जीरो साइड भी होगा, इस तरह से होगा ना। ये तो एवरेज एनर्जी है कि एवरेज एनर्जी एक मॉलिक्यूल का इतना है। जैसे तुम लोग के बैच का एवरेज मार्क्स मान लो कि 160 मार्क्स है, 160 मार्क्स तो एवरेज मार्क्स है, तो क्या सबका 160 है? नहीं, कई लोग का 220 240 भी है, कई लोग का 80 70 50 भी है, ऐसा हो गया ना। तो हम लोग बोलेंगे इसमें एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट देंगे, तो वही जो ये 170 180 का बैरियर क्रॉस करने लगा था, ये मान लो कि ये हो गया हम लोग का एक्टिव मॉलिक्यूल, जिनकी एनर्जी ट्रांजिशन से ज्यादा है, वो तो क्रॉस कर जाएंगे। जैसे आईटी का बैरियर है कि 170 मार्क्स से जो ऊपर आ रहा है वो आईटी में चला गया, तो जिसका 170 से ऊपर आ गया वो एक्टिव मॉलिक्यूल, वो अपने आप क्रॉस कर जाएंगे। बट इन जनरल हम लोग ये करें कि जो मॉलिक्यूल नीचे वाले हो गए ये क्या हो गए, पैसिव हो गए। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अरे इस बैच को जनरल कितना एक्टिवेट करना होगा, तो मालूम चलेगा अच्छा इस बैच में एवरेज मार्क्स 140 आ रहा है ना, और हम लोग को एवरेज ऑन द एवरेज 180 तक ले गए तो आईटी में हो जाएगा, मतलब 40 मार्क्स हम लोग को इसमें इंप्रूव कराना है ऑन द एवरेज। और एक बैच है जिसका एवरेज मार्क्स ही मान लो कि 70 मार्क्स आ रहा है, और उसको वो हम लोग को 180 ला जाना है, तो उस पर एफर्ट ज्यादा है ना, उसको बोलेंगे अरे 110 मार्क्स ऑन द एवरेज बढ़ाना पड़ेगा।
तो ये बैच ऐसा है कि अच्छा एवरेज सब इतना ला रहे हैं, बस थोड़ा सा मेहनत चाहिए हो जाएगा, मतलब उनको एक्टिवेशन एनर्जी बस इतना ही चाहिए, उनको इतने से एक्टिवेट कर दिया जाएगा ना, कितना 40 मार्क्स से तो काम हो जाएगा। एवरेज लेवल 40 कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब आईआईटी में चले जाएं, वो एक एवरेज बताया गया कि हाँ ऑन द एवरेज मॉलिक्यूल को 40 मार्क्स देंगे तो वो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस कर जाएगा, राइट। उसी को एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो ये रिएक्टेंट का एक एवरेज एनर्जी है और एक ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट जिसको क्रॉस करना ही है तभी प्रोडक्ट बनेगा, उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। मिनिमम एनर्जी जिसका इतना है वो रिएक्शन को मतलब वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट पास जो एनर्जी है वो हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये हम लोग का हो गया यहाँ से, ये जो एनर्जी हो गया क्या हो गया, थ्रेशोल्ड, मतलब कट ऑफ हो गया। इससे ज्यादा जिसका आ रहा है वो होगा, मतलब जिस मान लो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लो 12 जूल है, तो 12 जूल से ज्यादा एनर्जी वाले जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट। और थ्रेशोल्ड से कम वाले 11 जूल 10 जूल 5 जूल वाले प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ये हो गया। अब ये ऑन द एवरेज यहाँ से एक्टिवेट करने के लिए हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच। अब फॉरवर्ड रिएक्शन से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आना हो गया, तो ये हो गया ये फॉरवर्ड। बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आओगे तो तुम्हें लेवल बढ़ गया। जैसे कि मान लो तुम इस तरह से चेयर पे बैठे हो, यहाँ पे तुम्हें यहाँ से जंप करना है, तो तुम्हारे लिए ये बैरियर था, इतना एक्टिवेट कर दिया गया तो हो जाएगा काम, राइट। बट तुम चेयर के बैक साइड से इधर जंप करना चाहोगे तो बैरियर बड़ा हो गया तुम्हारे लिए। ये चेयर का लेवल है, अब तुम्हें इस साइड से जंप करना है तो तुम्हारे लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतना बड़ा है, ये इतना एक्टिवेट किया जाए, इतना बड़ा बैरियर है तब तुम जा पाओगे। इधर सीधा जाओगे तो बैरियर ये था, राइट। ये फॉरवर्ड कौन सा हो गया, जो मैंने दिखाया यहाँ पे सामने दिख रहा है ना। अब ये बैकवर्ड क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन से रिएक्शन होता तो तब क्या होगा, यहाँ से ये कहलाएगा ये बैकवर्ड। अब डेल्टा एच का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा एच निगेटिव आना चाहिए। ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, ये क्वेश्चन डायरेक्ट देंगे वो। क्यों, हर जगह हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते हैं, तो तुम ये बैकवर्ड माइनस ये फॉरवर्ड लिख दोगे, यही याद हो जाएगा तुम्हें। ये बैकवर्ड माइनस ये फॉरवर्ड, इसके लिए क्वेश्चन देंगे कि तुम्हें फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड याद है कि बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड। तो सोचो एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच निगेटिव आना है, तो ये फॉरवर्ड छोटा है ये बैकवर्ड बड़ा है, ये फॉरवर्ड से ये बैकवर्ड करोगे तभी होगा ना। हाँ, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट एनर्जी, वो एनर्जी जिस मॉलिक्यूल के पास वो एनर्जी वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब H2 प्लस I2 की बात करें, जैसे H प्लस H है और ये I प्लस I है, राइट। अब ये जाके सेट स्ट्राइक करेगा, तो मान लो एनर्जी बहुत कम है दोनों को, जाके जस्ट स्ट्राइक करें वापस आ जाए तो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, तो वो क्या हो गया, पैसिव मॉलिक्यूल है। H2 और I2 दोनों हाई एनर्जी वाले आके कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी इतनी एनर्जी हाई है कि उनके आपस के भी बॉन्ड ब्रेक हो गए और आयोडीन वाले बॉन्ड हो, जैसे एच आई से कंबाइन कर रहे हैं, इससे कंबाइन कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ये इससे ये बॉन्ड ब्रेकिंग है। और ट्रांजिशन स्टेट वगैरह तो पढ़ चुके तुम अभी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था ना। हाँ, उसमें ये बॉन्ड ब्रेकिंग मिलेगा, बॉन्ड फॉर्मिंग मिलेगा, फाइनली ब्रेक हो गया। तो वहाँ पूरा तुमने नाइट्रेशन सल्फोनेशन सब किया, तो सबका ट्रांजिशन स्टेट क्या है तुम्हें लर्न करना है। हाँ, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, राइट। तो ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट। तो जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है वही प्रोडक्ट बनाएंगे, बाकी नहीं बनाएंगे, तो उनको हम लोग एक्टिव मॉलिक्यूल बनेंगे। और ई रेस टू माइनस ये आर टी हो गया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, ए पे फर्क नहीं पड़ता, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ा, 10 डिग्री से बढ़ाओगे तभी देखा था कि ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% बढ़ गया, वो 1.5% बढ़ गया। तो ई रेस टू माइनस ये बाई आर टी जो था ना वो बढ़ जाता है, वो पहले 10% था, तब 20% हो गया। मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा वही सीधे बढ़ गई। टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज किया तो जो मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी 12 जूल थी, तो 12 जूल को क्रॉस करने वाले अब 20% हो गए।
उसी तरह मान लो कि यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए हम लोग, टीचर बैठ के पढ़ाने लगे, नहीं है 8 घंटे सेंटर पर पढ़ के ही जाओ, तो जो 10 बच्चे ला रहे थे 170 मार्क्स से ऊपर, वो सीधे 20 बच्चे हो गए। तो मालूम चलेगा ना, अच्छा कैटलिस्ट पॉइंट है क्या, तो मालूम चलेगा अच्छा अब स्टडी आवर्स ही बढ़ गई तो सब होने लगा, मतलब तो वो सीधे डबल होने लगा, राइट। तो हम लोग से नहीं था, हम लोग के टीचिंग आवर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, टीचिंग आवर्स जितना भी करो, कंसेप्ट जितना उतना है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना रिवीजन कर रहे हो, कितने माइंड में फिट कर रहे हो, वो उसके प्रोपोर्शनल है योर स्टडी आवर्स। यही हो गया, मतलब एक टीचर क्या करता है, 1% ऑफ द कंट्रीब्यूशन टीचर का होता है कि एक बार बता दिया। 99% टीचर का रोल नहीं होता, 1% ही होता है। स्टूडेंट का रोल 99% होता है कि उसको बार बार रिवाइज करे, समझे, उसके डेप्थ में जाए, अपने माइंड में फिट करे, उससे मार्क्स आते हैं, उससे आईटी होती है। यहाँ पे भी क्या हो गया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो हो गई, यदि थ्रेशोल्ड से क्रॉस करा दिया गया मॉलिक्यूल की एनर्जी, टेम्परेचर दे दो, हीट कर दो, वहाँ टेम्परेचर होता है, यहाँ स्टडी आवर्स होता है, हीट कर दो तो मतलब 20% ऑफ द मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस करने लगा, तो रेट बढ़ गया। ईच 10 डिग्री पे वही बैरियर क्रॉस होते जाएगा, और एक समय के बाद मान लो कि पूरे के पूरे इतने ज्यादा सबके सब तुम्हारे बैच में 10 घंटे पढ़ने लगे, तो सबके सब आईटी के अंदर हो गए। वही चीज हो गया कि यहाँ पे टेम्परेचर हीट कर दो, इन्फिनाइट कर दो, तो हर मॉलिक्यूल इतना एनर्जेटिक होगा कि जो स्ट्राइक करे वो प्रोडक्ट दे। तो वही के का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए आ जाएगा ना। जितना कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जितने मॉलिक्यूल कोलाइड किए हैं, 1 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकंड में कोलाइड किए, सबके सब प्रोडक्ट बन गए। क्लियर, मतलब एक ऐसा बैच बना दे हम लोग और जिसमें सारे बच्चे 12 घंटे पढ़ रहे थे, जितने बच्चे हैं सबके सब आइटम, जैसे पिछले बार साथ ही था, जितने बच्चे हुए सबके सब निकल गए। क्लियर, तो ये हो जाता है कि कंसेप्ट वो होता है कि उनको एक साथ कर दो कि वो इतने आवर्स पढ़े, उनका तो निकल नहीं है, फिर हो जाता है। यहाँ पे भी क्या हो गया, उसका एक मैक्सिमम वैल्यू है, के का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए होगा। या शादी बैच में कितना हो जाएगा, हाँ शादी बैच में कितना, मान लो कि जितने बच्चे हैं मैक्सिमम उतने ही होंगे ना, 25 बच्चे हैं तो 25 का होगा। पर स्टडी आवर्स किसी ने बताया, जैसे दास ने बढ़ाया तो उसके कारण और बच्चों ने बढ़ाया, तो सबके मार्क्स बढ़ते गए, सबके रैंक बढ़ते गए। एक लिमिट है ना, शादी में 25 है तो 25 ही आएंगे। उसी तरह कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज द लिमिट। ये जिस रेट से कोलाइड कर रहा है, 5 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकंड में कोलाइड किए, तो टेम्परेचर इनफाइट करोगे तो मैक्सिमम प्रोडक्ट 5 लाख आएगा पर सेकंड। तो के का मैक्सिमम वैल्यू ए आया था। आई थिंक ये सब इतने सब एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ ये जो बताया मैंने इतना? ओके, फिर 33 स्टूडेंट अनिका मैम के एक बार बोल देता हूँ, रुको, समझो इसे एक बार अटेंडेंस लेके उन्हें कॉल करवा देता हूँ, वो बच्चे चले गए। तुम्ही ज्या व्यक्तीला कॉल केला आहे तो उनका कॉल आएगा फिर। हाँ, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ ये पार्ट कर दिया मैंने। अब डेल्टा एच वाला बात हो गया। एंडोथर्मिक होगा तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा तो ऐसे जाएगा, रिएक्टेंट इधर, प्रोडक्ट ऊपर, और ये ट्रांजिशन स्टेट, यही है ना। अब देख लो एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, यही है ना, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कितना होना चाहिए। हाँ, अब इसमें जनरल एक्सोथर्मिक एलिमेंट्री रिएक्शन, वो कुछ कुछ पार्ट इसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है कि ए और ए। हाँ, अब इसमें दो तरह के बैरियर होगा, कॉलिजन थ्योरी में डेवलप करते हैं, उसको कॉलिजन थ्योरी में जाके करेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी बाद में देखो, ग्राफ जो मैंने दिया, एक जगह ग्राफ दिया होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा, एनर्जी पॉजेस बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो एनर्जी इसने लिया है रिएक्टेंट का, प्लस एक्टिवेशन, ये मिलाकर थ्रेशोल्ड होगा ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी दिया हुआ है, कैसे हो गया। हाँ, तो अब ये क्या था कि म्यू का वैल्यू 2, हाँ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व समझाना था मुझे वापस। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व कैसे था याद करो, तो इवन टेम्परेचर पे मान लो ये ग्राफ ऐसे हो गया, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, नीचे क्या था, स्पीड था ना, स्पीड की जगह काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया, उसके बाद वाले सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये सब प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट।
ये मान लो टेम्परेचर T1 है, तो T2 पे क्या होगा, ये टेम्परेचर हाई कर दोगे, ये कर्व क्या था याद है, फ्लैट हो गया था वो और एरिया बढ़ गया था ऐसे, तो क्या हो जाएगा इस पे T2। अब ये जो मॉलिक्यूल होंगे ना, देखो इतने मॉलिक्यूल होंगे जो प्रोडक्ट बनाएंगे, ये एक्टिव मॉलिक्यूल है, एक्टिव, और इधर पैसिव। अब कितना हो गया, ये एरिया एक्टिव, इसके पीछे वाले पैसिव, तो एरिया डबल हो जाएगा। 10 डिग्री रेज करोगे ना, एरिया बिकम्स डबल, वही दिखाया हुआ। क्लियर? ओके, लास्ट कंसेप्ट है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट क्या करता है, रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। ये ना कैटालिस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग। मतलब वो एक बार रिएक्शन में गया भी तो फिर बाद में रीजनरेट होगा, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह में देख रहे होगे तुम। अरे यही देखो फ्रीडल का रिएक्शन था, एनहाइड्रस से LCl3 यूज किया होगा, तो वो क्या है, कैटालिस्ट है। वो पहले Cl- को लेके गया, राइट, बट बाद में वो रीजनरेट हो गया। बेंजीन से जब H+ निकला तो क्या कर दिया, HCl बनाया और LCl3 वापस आ गया तुम्हारा। हाँ, वो लुईस एसिड है, रीजनरेट हो गया ना जब बेंजीन से लास्ट स्टेप में वो H+ बाहर आता है फर्स्ट स्टेप में, तो H+ जाकर वापस Cl- से कंबाइन कर देता है और LCl3 को रिलीज कर देता है। पार्टिसिपेट करेगा बट कंज्यूम नहीं होगा, यही हो गया कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या है, दैट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। अब ये दिया हो कैटालिस्ट पार्टिसिपेट इन द एलिमेंट्री स्टेप, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इट शुड बी रीजनरेटेड। स्टेटमेंट देखते हो जो ये स्टेटमेंट है ना, डिक्रीजेस रेट, अभी अभी 2 सेंटेंस बताए तो हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। कैटालिस्ट प्रोवाइड्स द अल्टरनेट पाथ विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कैटालिस्ट क्या कर देगा, वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। मतलब विदाउट कैटालिस्ट मान लो कि ऐसे था रे, है ना, अनकैटालाइज, तो कैटालाइज का पाथ जो होगा ना वो यहाँ से जाएगा, ये कैटालाइज्ड, ये अनकैटालाइज्ड। एक्टिवेशन एनर्जी को ही छोटा कर दिया, जैसे चेयर हो गया, तो कैटालिस्ट क्या होगा ना कि इसको कट कर देगा तुम्हें, तो बहुत लोग अब क्रॉस कर सकते हैं बैरियर। ये होगा ना, कैटालिस्ट का काम होगा इस बैरियर को ही छोटा बना दिया, राइट। तो ये हो गया पॉजिटिव कैटालिस्ट जो बैरियर को छोटा कर दे, और एक होगा नेगेटिव कैटालिस्ट जो बैरियर को बड़ा कर दे। ये पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट। हाँ, तो इसमें हुआ क्या, ln k इक्वल टू ln a तो वही रह गया, बट एक ये ले लो बाई RT और एक ln k2 ले लो, ln k2 ये k1 था, ये कितना होगा, ln a माइनस EA डैश हो गया, EA डैश बाई RT। वहां पे क्या दिया हुआ, EA डैश इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ऐसा क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव तो इस पे भी देंगे। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट EA की जगह EA डैश हो गया, तो दोनों में रिलेशन क्या है, ln k2 बाई k1 कितना हो जाएगा, EA माइनस EA डैश बाई RT, यही हुआ ना, इससे सॉल्व हो जाएगा ना। EA बड़ा था, EA डैश छोटा है, तो ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो k2 विल बी ग्रेटर देन k1 ना, मतलब रेट इंक्रीज हुआ। तो कैटालिस्ट से कैसे रेट इंक्रीज हो रहा है, क्लियर हुआ, k2 ग्रेटर देन k1। ओके, तुम्ही ज्या व्यक्तीला कॉल केला आहे तो ओके, अनगा मैम आ ही नहीं रही हूँ, आएंगी तो फिर अटेंडेंस देख के सबको कॉल करा देंगे ना। वो 10 बच्चे जो लास्ट में स्टार्टिंग से भागते रहे हैं, बताओ उनका क्या हो रहा होगा। ln k2 बाई k1 इक्वल टू व्हाट, EA माइनस EA डैश बाई RT, यही हुआ ना। नेक्स्ट, हाँ, अब इसमें टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट की हम लोग बात करें तो 2 तरह का कैटालिस्ट है। एक हो गया पॉजिटिव कैटालिस्ट जो रेट को इंक्रीज करेगा, एक हो गया नेगेटिव कैटालिस्ट जो रेट को डिक्रीज करता है, ये ना। पॉजिटिव कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन
नेगेटिव कैटालिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों का यूज कहाँ पे? पॉजिटिव कैटालिस्ट। ये कैसा होगा? ये को ही डिक्रीज कर दिया है ना। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होगा? जहां पे तुम चाहते हो कि रिएक्शन ना हो, ऐसा कौन सा रिएक्शन चाहते हो तुम ना हो, तो उसका बैरियर बढ़ा देगा, है ना। तो नेगेटिव कैटालिस्ट इंक्रीजेस द ये, राइट, ये इंक्रीजेस उसका। हाँ, जैसे फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री है, तो तुम फूड को पैकेजिंग करोगे तो क्या होगा? हाँ, बॉम्ब डिनोटेड, डिटोनेटर जो होता है। और फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री मान लो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या करेगा? बैक्टीरियल ग्रोथ मतलब फूड को खराब करेगा, तो तुम चाहते हो कि उसका ग्रोथ ना हो, तो एक नेगेटिव कैटालिस्ट डाल दो जो उसे रोक दे, राइट। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हम लोग चाहते हैं कि H2O2 जब ब्रेक होता है तो H2 और O आता है, तो जो नेसेंट ऑक्सीजन आता है उससे डेंटिस्ट क्लीन करते हैं, वो कुल बर्निंग होता है, नेसेंट ऑक्सीजन जाकर रिएक्ट करके बाहर आ गया, बर्निंग जैसा ही हो गया वो। तो तुम छोड़ दोगे तो H2O2 खुद डिकम्पोज होकर H2 और O2 आ जाता है, इसके कारण उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया था। तो हम लोग उसमें निगेटिव कैटालिस्ट डालते हैं, कौन कौन सा था? एसिटेनिलीड, अल्कोहल, ये सब डाल के रखो तो वो उसको ब्रेक नहीं करने देगा। या जैसे एल्काइन से एल्कीन बनाना है तुम्हें, एल्काइन पे हाइड्रोजन दोगे तो डायरेक्ट एल्केन चला जाएगा, बट हम लोग को एल्कीन पे रोकना है ना। एल्कीन पे रोकोगे तो क्या करना होगा? तो वहां पे लिंडलास कैटालिस्ट यूज होता है, पैलेडियम बेस्ड BSO4 पॉइजन विद सल्फर और चारकोल, वो निगेटिव कैटालिस्ट है। एल्कीन बना उसके बाद बैरियर बड़ा कर देगा कि आगे रिएक्शन ही ना हो, मतलब रिएक्शन जब स्टॉप करना होगा तब हम लोग ये यूज करेंगे निगेटिव कैटालिस्ट। क्लियर? अब एक पॉइंट दिया हुआ टाइप्स ऑफ कैटालिसिस प्रोसेस क्या क्या है, ये सब केवल डेफिनेशन से नहीं आएगा। एक हो गया होमोजीनस कैटालिस्ट, जैसे सब लिक्विड है उसमें तुमने H+ डाल दिया, वो भी लिक्विड ही है, तो कैटालिस्ट भी सेम फेज में रह गया। और एक हो गया हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, मतलब उसमें क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मतलब अलग हो गया, जैसे 2HI गैस है, तुमने गोल्ड सरफेस डाल दिया, HI गैस गैस है और गोल्ड सरफेस डाल दिया तो क्या हो गया? सॉलिड हो गया, तो वो कैटालिस्ट क्या हो गया? सॉलिड हो गया ना। हाँ, तो वो हेट्रोलिटिक हो गया। उसके बाद क्या दिया? प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या करता है? इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, जो कैटालिस्ट है उसके इफेक्ट को इंक्रीज करेगा। कहीं कहीं पे दिया हुआ ऑटो कैटालिसिस प्रोसेस। ऑटो कैटालिसिस क्या हो जाता है? जो रिएक्शन को खुद से कैटालाइज करे, जैसे CH4 को क्लोरीन से रिएक्ट करना हो, तो तुम उससे सनलाइट दिखा के आ जाओ, उसके बाद वो खुद होते रहेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्रैकर्स को एक्सप्लोड करना है तो बस इग्नाइट कर दो, इग्नाइट करके छोड़ दो, वो ऑटो कैटालाइज हो गया। जो एक बार तुमने इग्नाइट कर दिया हल्का सा, उसके बाद उसके अपनी एनर्जी से खुद आगे बर्न होते जाएगा, तो ये सब ऑटो कैटालिसिस हो गया, राइट। एक दिया वो फोटोकेमिकल, हाँ इसमें 2 स्टेप 3 स्टेप बोला तो क्या होगा? वो तो उधर ही कर लिया होगा, जो मैंने बताया कि रिएक्टेंट है ऐसे इस तरह से जाएगा। अब तो ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ये सब डिटेल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह में हो चुका है, राइट। तो 2-3 स्टेप में ऐसे होगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है? H2 और CO2 कंबाइन करते हैं, तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? तुम वाटर प्लांट को ज्यादा दे दो तो क्या प्लांट का ग्रोथ जल्दी होगा, या CO2 के एटमॉस्फेयर में दे दो जल्दी होगा? नहीं, उससे उससे मतलब ही नहीं। फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोन चाहिए, तो वहाँ रेट किसके प्रोपोर्शनल है? सनलाइट के, फोटोन के प्रोपोर्शनल होगा। वही दिया है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्ब्ड लाइट। क्लियर? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें 1 2 3 4 यही डिस्कस किया हम लोगों ने। पहला था कंसंट्रेशन, पूरा डिटेल में किया। प्रेशर से भी कैसे होता है वो देखा, टेम्परेचर का क्या रोल होगा वो भी किया, कैटालिस्ट का क्या रोल होता है वो भी किया, फोटोकेमिकल रिएक्शन में कैसे होगा वो भी कर लिया। अब एक होता है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑब्वियस है कि सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो सरफेस एरिया के थ्रू करते हैं, राइट। अब बिगनर्स बॉक्स 3 करो, तो बिगनर्स बॉक्स 3 देखें क्या क्या है।
गॉट बिजनेस बॉक्स 3. फर्स्ट आंसर सब फिर एक बार इससे पढ़ लेना. फर्स्ट टर्न AlCl3 FCr FeCl3 reduces polyalkylation. Memo in the above. अच्छा तुम एग्जांपल दे रहे थे RNO को. Zero order D. Okay, zero order है. The rate of the certain reaction increases by 2.3 times when the temperature is raised to this. टेन डिग्री इंक्रीज करने पे रेट 2.3 टाइम इंक्रीज हो रहा है. डायरेक्ट क्वेश्चन है. हाँ टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हुआ, रेट क्यों इंक्रीज हुआ टेम्परेचर इंक्रीज करने से? के इंक्रीज होता है तो के ही इंक्रीज हुआ ना उतना. हाँ क्लियर. वो डायरेक्ट आंसर हो गया कि के ही इंक्रीज होगा. वही पूछ रहा है कि क्या इंक्रीज होगा. उसने बताया टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट इतना इंक्रीज हुआ, तो एक्चुअली के ही इंक्रीज होगा ना. सेकंड, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल होता है? बताया था ना, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस और कितना एक्टिवेट करना पड़ेगा. जैसे ऑन द एवरेज मैंने बोला था कि इस बैच का मार्क्स मान लो ऑन द एवरेज 150 है, तो 200 के लिए मुझे 50 मार्क्स और देना पड़ेगा. वो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया कि 50 एनर्जी 50 मार्क्स और एक्टिवेट करना है. उसी तरह एवरेज एनर्जी मान लो मॉलिक्यूल का कुछ 10 जूल है, 15 जूल थ्रेशोल्ड है, एक्टिवेशन एनर्जी 5 जूल पड़ा. मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन मिलाकर थ्रेशोल्ड होती है ना. आंसर क्या होगा फिर? सी उसका. थर्ड क्वेश्चन, यू टोल्ड टू बी कॉशियस. ओके. अच्छा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला ना सोच के बताओ थोड़ा. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर EF-EB इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तब क्या होगा सोचो. एक्सोथर्मिक का ग्राफ तुरंत क्लियर होना चाहिए. हाँ सेकंड का सी. ओके ये आ रहे हैं. थर्ड का बी होगा ना. और एंडो होता तो उल्टा हो जाता, प्रोडक्ट हायर लेवल पर पड़ जाता. एंडोथर्मिक रहता तो क्या हो जाता? ये एक्सोथर्मिक, ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है. ये डेल्टा एस नेगेटिव था तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो उल्टा पड़ जाता है. यही केस ऐसा होता था ना. तो वही लिखता हूँ. इन जनरल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, वही होता है ना प्रोसेस. जो एंडोथर्मिक होते हैं जल्दी होते ही नहीं, इसलिए एंडोथर्मिक वाला वो दिखाते रहते हैं. ये फॉरवर्ड और यहाँ से ये बैकवर्ड, राइट. ओके. फोर्थ का द स्लोप ऑफ द कर्व. अच्छा स्लोप बोला जो 1/t लॉग के और 1/t का मैंने बोला था, आते रहता है. डाउट इन सेवंथ क्वेश्चन. अच्छा कर लिया तुम लोगों ने सब. सोचना कर रहे हो. ओके ओके.
सबका हो जाए, देखते हैं। सेवन तक सबका हो गया। सो हम तो वहाँ डाउट सेवंथ में, और लोग हो सकता है सेवन तक नहीं पहुंचे हो अभी। एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। आज तक कभी आईटी में नहीं आया, ना आएगा। एक थियरी है, फिर भी मैं बता दूंगा वो। डाउट इन सेवन क्वेश्चन क्लियर्ड। ओके सो वो भी हो गया, मतलब तुमने पूरा कर लिया। बिजनेस बॉक्स 3 में और किसका डाउट है वो था? तो कल इसका टेस्ट दे दो तुम लोग। वेडनेसडे को ही मैं टेस्ट ले लेता हूँ। उसमें मॉलिकुलरिटी इन्वॉल्व नहीं किया जो आज पढ़ा है, बट बाकी सब मैंने इंक्लूड करके ऐड कर दिया। आदित्य, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। द स्लोप ऑफ द लाइन log k विद द 1/t, log k है तो उसका वैल्यू कितना होगा? EA/2.303 r, ये था ना, वो -5000 है। तो तुम्हें किलो जूल में बताना है, जूल में नहीं, है ना। EA/2.303 r इक्वल टू 5000। तो जूल में EA/2.303 इंटू आर का वैल्यू 8.314 करो, तो वहां से ई आ जाएगा, फिर उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दो, कितना आ रहा है? हंड्रेड के आसपास, एक ही तो है। EA/2.303 r इज 5000, यही हुआ ना। 2.303 इंटू 8 इंटू 5000, 5000 को किलो जूल में करोगे तो 5 आएगा। 5 इंटू 2.3 इंटू 8। नहीं नहीं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही है उसमें, कल ही दे दो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब जो कल तक किया था, जो हम असाइनमेंट्स थे उस पे। कल तो तुम डाउट भी पूछ लोगे, मुझे लगता भी नहीं कि डाउट होगा इसमें कुछ। और कौन सा डाउट है? सोनी, सेवंथ हुआ क्या? ई रेस टू माइनस EA/RT इक्वल टू परसेंटेज जो था 3.8 इंटू 10⁻16/100, वो फ्रैक्शन वैल्यू लेना था ना, जो ये वैल्यू दे दिया ना सेवंथ में, ई रेस टू माइनस EA/RT, फ्रैक्शनल वैल्यू बोला था ना कि परसेंट ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो बैरियर को क्रॉस करना है, तो कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बैरियर को क्रॉस करेगा, तो परसेंट में दिया है। 80% मतलब फ्रैक्शन में 0.8 हो जाता है, तो 3.8 इंटू 10⁻16/100 ना, जैसे 70% आया था फ्रैक्शन में, योर मार्क्स इज 0.7। तो कितना फ्रैक्शन में हो गया? 3.8 इंटू 10⁻16/100 ना, और यही ई रेस टू माइनस EA/RT है। तो पूछ क्या रहा है? EA का वैल्यू। अच्छा, तो इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। है ना। हाँ, क्लियर। तो उसको लॉग से सॉल्व करना पड़ जाएगा। हाँ, फिर कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। और कोई डाउट है इसमें? सिंपल सिंपल जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन दिए हैं मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले, तो हो जाने चाहिए उसे। ये सब नहीं आएगा जो आज पढ़ा है, ये तुम लोग मेन टेस्ट में दिखेगा। इसमें एक और चीज है, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, चाहो तो कर लो। वो एक बार मैं पढ़ा दूंगा तुम लोग को, बट इसका यूज नहीं है कहीं पे, मतलब कहीं पे बुकलेट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना उधर अवस्थी में, फिर भी नोट्स में दिया हुआ है। छोटा सा चीज है, कल बता देता हूँ। ओके,
चलो फिर ओवर करें लेक्चर। हाँ कुछ डाउट है तो पूछ लो, जो लोगों ने सॉल्व किया होगा, जिनको डाउट क्लियर करना है कर लो। डन, ओके चलो हम लोग ओवर करते हैं, ठीक है।